कभी कोई अच्छी डिटेक्टिव स्टोरी पढ़ना, कोई जासूसी कहानी पढ़ना, कोई माया जाल पढ़ना। एंड आई टेल यू वन थिंग, इन एवरी गुड मिस्ट्री स्टोरी द मोस्ट obvious clues they often lead to wrong suspect। आपको लगेगा ये अपराधी है, खून पक्का इसने किया होगा, शर्त लगा लें, बट कहानी पलट जाएगी। कथाकार मंझा हुआ कलाकार है, उसने कहानी में ऐसी घटनाएं डाल दी, आपको फिर कुछ क्लूज़ मिलेंगे, आप कहोगे नहीं वो आदमी तो अच्छा था बेचारा, वो अपराधी नहीं हो सकता, अपराधी तो ये होगा। और ऐसे कहानी आगे बढ़ती रहती है। आप बार बार मिस्ट्री को क्रैक करने की सोचते हैं और मिस्ट्री आप क्रैक नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आप मोस्ट ओबियस क्लूज़ को ही आधार बनाकर रहस्य की जड़ में जाना चाहते हैं और आप रहस्य से पर्दा नहीं उठा पाते हैं। कथाकार को मालूम है तकरीबन जो रीडर होंगे, तकरीबन पाठक ऐसे ही होंगे, दे डू नॉट ट्राई टू इन्वेस्टिगेट। उनको मोस्ट ऑब्वियस क्लूज़ दे दो, उसी के पीछे जाएंगे और मिस्ट्री बनी रहेगी और किताब ऐसे ही बिकेगी। बट सभी रीडर्स ऐसे नहीं होते, सभी पाठक ऐसे नहीं होंगे। कुछ एक ऐसे हो सकते हैं जिनकी इन्वेस्टिगेटिंग नेचर हो, मोस्ट ऑब्वियस क्लूज़ के पीछे ना जाएं, अक्सर अपोजिट लगने वाली घटनाओं को भी वो जोड़ कर देखें और वो कहानी की मिस्ट्री को समझना शुरू कर दें। ऐसे इन्वेस्टिगेटिंग नेचर के जो पाठक होंगे वो कथाकार के साथ साथ भी चलना शुरू कर देते हैं, जैसे उन्हीं ने लिखी हो, मिस्ट्री को समझना शुरू कर देते हैं। ऐसा होना इतना आसान नहीं होता, बस ऐसा हो सकता है अगर पाठक अच्छा इंक्वायरिंग माइंड का हो, इन्वेस्टिगेटिंग माइंड का हो। हाँ, कहानीकार भी अच्छा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एकदम से एक्सीडेंटली कोई चीज़ इस प्रकार चेंज कर दे, पूरी कहानी से उसका कोई लिंक ही ना हो, एकदम से इस पूरी काया पलट कर दे, तो बात अलग है। अदरवाइज़ मिस्ट्री क्रैक हो जाती है, बेशर्ते पढ़ने वाला इन्वेस्टिगेटिंग माइंड का हो। भगवान की बनाई हुई जो कथा है, द मिस्ट्री स्टोरी रिटन बाय आवर गॉड, भगवान की बनाई हुई जो सृष्टि है, जो माया जाल है, उसको भी आप ऐसा ही समझ लें। बट एक फ़र्क है, कोई स्टोरी बुक है, मिस्ट्री स्टोरी है, इट हैज़ लास्ट पेज, इट विल एंड, द मिस्ट्री विल एंड, यू विल नो द मिस्ट्री, चाहे आपने इन्वेस्टिगेट किया हो या इन्वेस्टिगेट ना किया हो। बट भगवान ने जो सृष्टि बना दी वो फिनिश नहीं हुई है, उसका कोई अंतिम पृष्ठ नहीं है, इट हैज़ नो लास्ट पेज। जब से बनी थी, जब ये कथा शुरू हुई थी, हरि अनंत हरि कथा अनंता, जब से शुरू हुई तब से ये चल रही है। और मिस्ट्री कोई एक नहीं, इसमें अनंत मिस्ट्रीज़ हैं, लार्ज नंबर ऑफ मिस्ट्रीज़ आर देयर एंड वी ट्राई टू रिजोल्व ऑल द मिस्ट्रीज़। या जितने रहस्य हमें लगते हैं कि ये हमारे लिए रहस्य हैं, सबको तो सभी चीज़ रहस्य लगती भी नहीं, तो हम उन मिस्ट्रीज़ को क्रैक करने की कोशिश करते हैं। और फिर वही बात होती है, हमारे भगवान ने भी, नेचर ने भी अपनी स्टोरी बुक में बहुत से ओबियस क्लूज़ डाल रखे हैं और उन ओबियस क्लूज़ को आधार बनाकर ही हम मिस्ट्री को क्रैक करने की कोशिश करते हैं। और होता वही है, मिस्ट्री क्रैक हो ही नहीं पाती है। हालांकि हम दावा कर लेते हैं हमने मिस्ट्री को क्रैक कर लिया, बट हो नहीं पाती है। मैंने अभी एक बात कही कि भगवान जी की लिखी हुई किताब का कोई लास्ट पेज नहीं है कि आप लास्ट पेज खोल के मिस्ट्री क्रैक हुई या नहीं हुई ऐसे टैली कर लोगे, वो टैली आप नहीं कर पाओगे।
वो तो अब मिस्ट्री को क्रैक करने का दावा करोगे और ऑब्वियस क्लूज जो आपके सामने हैं, आपको उनके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो आप सोचोगे मिस्ट्री मैंने क्रैक कर ली, लेकिन मिस्ट्री मिस्ट्री ही रह जाती है। आप जानकारी भगवान की बनाई सृष्टि के बारे में हासिल कर ही नहीं पाते, प्रकृति के नियमों के बारे में आप जान ही नहीं पाते, तो प्रकृति का आनंद भी नहीं उठा पाते। क्योंकि हम प्रकृति को समझ लेते हैं तो फिर कुछ तकनीकें भी बना लेते हैं, टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर लेते हैं। विज्ञान को समझेंगे, प्रकृति को समझेंगे तो टेक्नोलॉजी भी बनाएंगे। ये थोड़ा ऐसा मेरा बोलना ज़रूरी था, आपको ये बताना चाहता था मैं, क्योंकि मैंने मोशन की मिस्ट्री किस प्रकार से क्रैक हुई वो समझाना है। भगवान की बनाई सृष्टि को समझना है तो भगवान की बनाई सृष्टि में अनवरत रूप से जारी जो मोशन है, मोशन को तो समझना पड़ेगा। मोशन की मिस्ट्री को पहले रिजोल्व कर लें, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। और ये कथा जो मैं आपको अभी सुना रहा, वो इस प्रकार से भूमिकाबद्ध मुझे करनी ही थी। देखिए, तकरीबन लोग, हालांकि बेशक से बुद्धि हमारे पास बहुत हो, लेकिन उतना साहस नहीं होता। इन्वेस्टिगेट करने की पीड़ा या उतनी हिम्मत हम जुटा ही नहीं पाते हैं, इन्वेस्टिगेट करते ही नहीं हैं। जो ऑब्वियस क्लूज हैं उनके पीछे पड़े रहते हैं और हम मिस्ट्री को क्रैक कर ही नहीं पाते हैं। और कई बार तो ऐसा भी हो जाता है, हजारों हजार साल निकल जाते हैं और ऐसा कोई साहसी इंसान पैदा ही नहीं हो पाता, और पैदा होता है तो नोटिस नहीं हो पाता, उसकी कई बातें छुपी रह जाती हैं और मानव सभ्यता के विकास क्रम में बहुत बड़ी बाधाएं आ जाती हैं। आपके सामने मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। अरिस्टोटल, द ग्रीक फिलोसफर, रिनाउंड ग्रीक फिलोसफर, 384 BC, आज से लगभग 2400 साल पहले, 2400 साल पहले इस आदमी की पूरे यूरोप में, यूनान में, ग्रीक में तूती बोलती थी। और मैं आपको बताऊं, इसकी कही हुई बातें आज ये आप देख लीजिए, 1600 AD, 1600 AD तक भी गैलीलियो ने जो कह दिया था वो ब्रह्म वाक्य था। और चलो राजनीति के बारे में इसने कुछ बातें कही हो, प्रशासन, सुशासन, कुशासन के बारे में बातें कही हो, हमारे लिए मायने नहीं रखता। हमारे लिए मायने वो बात रखती है जिन बातों के जरिए कोई व्यक्ति भगवान की बनाई हुई सृष्टि के रहस्य को सुलझाने का दावा करे और सुलझाने के बजाय वो उसको उलझा दे। ऐसा अरिस्टोटल ने किया। ज़्यादा लंबा नहीं खींचता मैं इस बात को, मुद्दे पे आ जाता हूँ। अरिस्टोटल ने ये कहा, द नेचुरल स्टेट ऑफ मैटर, द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द स्टेट ऑफ रेस्ट। किसी पदार्थ की या किसी वस्तु की जो स्वाभाविक अवस्था है वो स्टेट ऑफ रेस्ट है, विराम की अवस्था है। और ओबियसली उसको ऐसा सबको दिख रहा था। अरिस्टोटल ने ये कहा तो सब ने उसको मान भी लिया। ये पेन है जी, मेरे हाथ पे रखा हुआ है, यहीं रहेगा जब तक कोई इसको उठा नहीं दे या कोई उछाल नहीं दे। तो जब तक इस पेन को कोई उठा नहीं लेगा, इसको कोई धकेल नहीं देगा, इसको कोई खींच नहीं लेगा, मतलब जब तक कोई इसके ऊपर, इसके बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ द पेन इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। सो द स्टेट ऑफ रेस्ट इज़ नेचुरल स्टेट ऑफ मैटर, इट इज़ द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऐसा अरिस्टोटल ने कहा। तालियां बजनी थी, क्यों? सबको दिख रहा था, ओबियस बात थी। जब ओबियस बात कोई कहे तो तालियां वैसे बजनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो सबको ही दिखती हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, साधारण तरीके से दिखती हुई बातों को भी अगर कोई अच्छी सी पॉलिश लैंग्वेज में बोलता है तो लोग उसकी लैंग्वेज के कारण, या कई लोगों के पास इस प्रकार से कुछ बातें हो जाती हैं कि वो महान कहलाने लग जाते हैं, तो महान लोगों की साधारण बात भी महान लगने लग जाती हैं। यहाँ पर जो रेस्ट वाली बात अरिस्टोटल ने कही वो गलत भी नहीं कही, स्वाभाविक थी और ये बात ठीक भी है।
बट जो गलत बात इन्होंने कही और जो लगभग 2000 साल तक यूं की यूं हम लोग मानते रहे, वो बड़ी बात है। वो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा द स्टेट ऑफ मोशन इज़ नॉट द नेचुरल स्टेट ऑफ मोशन, इट इज़ इम्पोज्ड अपॉन। स्टेट ऑफ मोशन, अगर कोई बॉडी किसी स्पीड से किसी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, कैसे भी चल रही है, उसका चलते रहने का गुण उसके अंदर नहीं है। उसको चलाते रखने के लिए उस पर लगातार फोर्स लगाए रखना पड़ेगा, बाहर से कोई प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर वो चलती रह पाएगी। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? क्योंकि ओबियसली ऐसा लग रहा था। कोई बुक है फ्लोर पे रखी है, या कोई बॉडी है जो फ्लोर पे रखी है, कोई टेबल है, कोई स्टूल है फ्लोर पे रखा है, आपने उसको धकेल दिया, धकेल कर उसको आपने कुछ पुश किया और पुश करके आपने छोड़ दिया, तो आप देखोगे कि वो थोड़ी देर बाद रुक जाता है। थोड़ी देर बाद रुक गया। अगर चलते रहने का गुण उसके अंदर ही होता तो चलता ही रहता, रुकता क्यों? इसका मतलब रुके रहने का गुण स्वाभाविक है, इसलिए वो रुक गया। और चलता हुआ अपने आप रह नहीं सकता था, उसको इसलिए चलाते रखने के लिए उसके ऊपर कोई बाहर से प्रयास करना पड़ेगा, कोई एक्सटर्नल एफर्ट करना पड़ेगा, जिसको आज हम फोर्स बोलते हैं। कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी जाकर वो चलता रह सकता है। इस प्रकार की बातें अरिस्टोटल ने कही। और अरिस्टोटल का जो मोशन को समझने का ये जो तरीका था, इस तरीके की तूती बोलती रही, दैट वाज वेरी फेमस। और कोई ओबियस सी बात थी, फेमस होने का कुछ इसमें कारण था भी नहीं, बट लोगों ने इसी को माना। और मैंने बताया कि 2000 साल तक इस प्रकार की बातें चलती रही। और शुक्र भगवान जी ने अपनी सृष्टि में रहस्य बनाए, तो उन रहस्यों को उजागर करने वाले कुछ प्रखर बुद्धि वाले इंसान भी बनाए। वो अलग बात है कि भगवान की बनाई सृष्टि में 1000-2000 साल कोई मायने नहीं रखते, हमारे लिए मायने रखते हैं। गैलीलियो पैदा होते हैं, देखिए ज़रा, द ग्रेट मैन, आई सल्यूट हिम। मैंने दिया भी जलाया इनके नीचे, इनको सम्मानित करने के लिए। भगवान है मेरे लिए तो ये। कोई भी ऐसा जिसका इन्वेस्टिगेटिंग माइंड हो, इंक्वायरिंग माइंड हो, जो तर्क के साथ बातों को जानने की कोशिश करता हो, दूसरे के भले के लिए काम करे, मैं उसको भगवान मान लेता हूँ। वही मेरे लिए भगवान है। गैलीलियो 1564 इन द मंथ ऑफ फरवरी ही वॉज बोर्न, और इनकी डेथ होती है 1642 में, 8 जनवरी 1642 में। इतने अपने जीवन काल में काफ़ी कष्ट भी उन्होंने उठाए अपने इंक्वायरिंग माइंड के कारण से, बहुत सारी नई नई बातें लोगों को बताई। लेकिन जो मुख्य मुद्दा है जिस पे मैंने अभी चर्चा करनी है, वो यही है कि उन्होंने ये सिद्ध करके बताया, ही प्रूव्ड दैट द स्टेट ऑफ मोशन is also the natural state of an object, natural state of matter. मोशन की अवस्था भी वैसी ही नेचुरल अवस्था है जैसे रेस्ट की अवस्था है। यानी अगर कोई बॉडी मूव करती है तो उसकी मोशन की डायरेक्शन एंड उसके मोशन की स्पीड अपने आप चेंज नहीं होती है। ना तो वो अपने आप मंदी होती है, और ना तो वो अपने आप स्लो होती है, और ना ही अपने आप तेज़ होती है। अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल एफर्ट किया जाए, कोई उसको रोकने के लिए कोई टांग अड़ा दे, तो वो मंदी होएगी, और पीछे से कोई लात ठोक दे तो ही वो तेज़ होगी, नहीं तो वो उसी प्रकार से चलती रहेगी जैसे वो चल रही थी। ये जो बात गैलीलियो ने कही वैसे ही नहीं कह दी, क्योंकि वैसे तो कह ही नहीं सकते थे। ऐसा तो भगवान जी ने क्लू छोड़ ही नहीं रखा था, इन्होंने तो वो क्लू खोद कर निकाले हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स के ज़रिए, देखो जो इन्वेस्टिगेटिंग माइंड होता है, वो इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत बड़ा पार्ट है, क्या वो है एक्सपेरिमेंटेशन का। तो एक्सपेरिमेंट करके बातों को, यानी ऐसे रहस्य प्रकृति के जो ओबियस नहीं थे लेकिन प्रकृति में हैं लेकिन छुपे हुए हैं, उन छुपे हुए रहस्य को तो हमने एक्सपेरिमेंट करके, यानी आर्टिफिशियल तरीके से हमने प्राकृतिक घटनाओं को घटाना पड़ेगा, क्योंकि
अपने आप तो जो घट रही हैं वो इस ढंग से नहीं घट रही हैं कि हमें वो चीज़ें उनमें दिखाई दे जाएं जो हैं लेकिन दिख नहीं रही हैं। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए, कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स के ज़रिए गैलीलियो ने ये प्रूव करके बताया कि हाँ, जैसे रेस्ट की सिचुएशन, रेस्ट की स्टेट भी नेचुरल स्टेट ऑफ ए बॉडी है, नेचुरल स्टेट ऑफ मैटर है, ऐसे ही मोशन की स्टेट भी नेचुरल स्टेट ऑफ बॉडी, नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, नेचुरल स्टेट ऑफ मैटर है। कैसे, ये मैं आपको भी बताने वाला हूँ। बहुत सारे तरीके थे उनके। एक तो सिंपल तरीके से मैं बोलूँ, कुछ उन्होंने इंक्लाइंड लिए थे, इंक्लाइंस के ज़रिए उन्होंने कंक्लूज़न निकाला। तो वैसे अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट में इसको बताना चाहूँगा तो ऐसे कहूँगा कि अगर किसी बॉडी को हम फ्लोर पे, कोई बॉडी है उसको हमने किसी हॉरिजॉन्टल फ्लोर के ऊपर पुश कर दिया और वो उस हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे किसी डेफिनेट स्पीड से, हर बार उसको एक कोई हमने बॉडी ली, उस बॉडी को हमने किसी हॉरिजॉन्टल फ्लोर के ऊपर धकेल दिया और एक डेफिनेट स्पीड से उसको आगे की तरफ धकेल दिया। हर बार उस डेफिनेट स्पीड से हम उस बॉडी को धकेलेंगे तो हम ये देखते हैं कि अगर फ्लोर ऐसा है जिस फ्लोर में काफ़ी रफनेस है, स्मूथ फ्लोर नहीं है, तो कुछ देर बाद, कुछ दूरी बाद जाकर वो बॉडी रुक जाती है। लेकिन उसी फ्लोर को अगर चिकना कर दें, पहले तो वो कोई कच्चा फ्लोर है, मिट्टी का बना हुआ फ्लोर है, तो कुछ दूरी तक तो वो बॉडी उस पर फिसलती है, फिर वो रुक जाती है। उसी बॉडी को उतनी ही स्पीड से अगर किसी पक्के फ्लोर पे, पत्थर के बने हुए फ्लोर पे पुश करते हैं, मिट्टी के फ्लोर के बजाय पत्थर के बने हुए किसी फ्लोर पे पुश करते हैं, तो और दूर तक जाती है। फिर उसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें, उसी बॉडी को किसी ऐसे पत्थर के फ्लोर के ऊपर हम पुश करें उतनी स्पीड से कि जिस पत्थर के फ्लोर की अच्छे से रबिंग करके पॉलिशिंग कर दी गई हो, यानी जो चिकना हो, तो वो काफ़ी दूर तक उस पर फिसलती चली जाएगी। और अगर उसको और भी चिकना कर दें, यानी रफनेस हम और भी रिमूव कर दें, तो वो काफ़ी दूर तक उस पर फिसलती जाती है। यानी इससे ये कंक्लूज़न तो निकलता है, अगर रुकने का गुण, यानी रेस्ट की स्टेट ही नेचुरल स्टेट होती, तो रुकने का गुण ही अगर उसका बॉडी का अपना खुद का गुण होता, तो हर बार वो डेफिनेट डिस्टेंस के बाद रुकती। वो अपने आप नहीं रुक रही है, उसको फ्लोर रोक रहा है। और फ्लोर का भी कौन सा गुण रोक रहा है? फ्लोर का जो रफनेस वाला गुण है वो उसको, बॉडी को रोक रहा है। रफनेस के कारण से फ्लोर कोई फोर्स लगा देता होगा, उस फोर्स को हम अच्छे से जानते हैं और अच्छे से बताएंगे भी आपको, जिसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। तो फ्लोर अपने फ्रिक्शन के फोर्स के ज़रिए कोई एक्सटर्नल एफर्ट, रोकने का फोर्स बॉडी पे लगाता है और बॉडी कुछ देर फिसल के रुक जाती है। अगर फ्लोर को चिकना कर दें, यानी रफनेस कम कर दें, फ्रिक्शन का फोर्स रिड्यूस कर दें, तो बॉडी और दूर तक जाती है। फ्रिक्शन और कम कर दें, रफनेस और कम कर दें, यानी फ्लोर के पास जो चलती हुई बॉडी को रोकने के लिए फोर्स लगाने का गुण है वो कम करते चले जाएं, तो बॉडी और मुश्किल से रुकती जाएगी। यानी अगर हम फ्लोर के पास जो रोकने का उसका जो गुण है, फ्लोर के पास रोकने की जो प्रॉपर्टी है, यानी उसके पास फ्रिक्शन के फोर्स लगाने की जो एबिलिटी है, उसको बिल्कुल ही रिमूव कर दें, तो बॉडी इन्फिनिटी तक उसके ऊपर फिसलती चली जाएगी, यानी अपने आप रुकेगी नहीं। इस प्रकार की बातें गैलीलियो साहब ने सोची और उसके लिए जो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर थी, एक तो ये खुद ये क्या किया, ही टुक एन इंक्लाइन, और इंक्लाइन के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को उन्होंने ड्रॉप किया। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट इंक्लाइन पे फिसलता है, तो जैसे जैसे नीचे आता है उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। यानी व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम्स डाउन एन इंक्लाइन इट स्पीड्स अप, वो एक्सेलेरेट होता है। और ऐसे ही अगर किसी इंक्लाइन के ऊपर नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया जाए, अगर नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन के ऊपर पुश किया जाए, तो ये धीरे धीरे रिटार्ड होता है, ऊपर जाता जाता रिटार्ड होता है और नीचे आता आता ये एक्सेलेरेट होता है। वाई डज इट एक्सेलेरेट व्हेन इट कम्स डाउन द इंक्लाइन एंड वाई डज इट रिटार्ड्स व्हेन इट गोज अप द इंक्लाइन? तो अपने आप तो एक्सेलेरेट नहीं हो सकता, अपने आप तो रिटार्ड नहीं हो सकता।
इसका मायना ये हुआ कि कोई एक्सटर्नल एजेंसी है जो इसको एक्सेलेरेट करती है और एक्सटर्नल एजेंसी है जो इसको रिटार्ड करती है। यानी जो एक्सटर्नल फोर्स है वो वेलोसिटी को मेंटेन नहीं करता, या तो वेलोसिटी को कम करता है या वेलोसिटी को ज़्यादा करता है, या तो स्पीड को कम करता है या स्पीड को ज़्यादा करता है। द ओनली थिंग विच अपीयर्स, द मेन थिंग विच अपीयर्स हेयर इज़ द ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। धरती की ग्रेविटी के कारण जब ये ऊपर से हमने छोड़ा तो ग्रेविटी ने इसकी वेलोसिटी को, इसकी स्पीड को बढ़ाया। ग्रेविटी के फोर्स ने इसकी मोशन की अमाउंट बढ़ाई, मोशन को, वेलोसिटी को मेंटेन नहीं किया। जैसे एरिस्टोटल कहते थे कि मोशन को बनाए रखने के लिए फोर्स की ज़रूरत है, तो यहाँ पर फोर्स ने वेलोसिटी को, मोशन को बनाए नहीं रखा बल्कि बढ़ाया। और यहाँ पर ये स्लो डाउन हुआ। स्लो डाउन क्यों हुआ? क्योंकि ग्रेविटी ने इसके मोशन को रोका। तो फोर्स या तो मोशन की अमाउंट को बढ़ाएगी या मोशन की अमाउंट को घटाएगी, और ज़्यादा बढ़िया तरीके से बोलें तो फोर्स मोशन की अमाउंट को चेंज करेगी। ऐसा यहाँ से लग रहा है। यहाँ एक चीज़ और भी उन्होंने जो देखी कि अगर इंक्लाइन डाउन है और उस पर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से हम छोड़ते हैं तो ये स्पीड अप होता है, इंक्लाइन के ऊपर जाते वक्त ये स्लो डाउन होता है। तो अगर कोई इंटरमीडिएट स्टेट है, और इंटरमीडिएट स्टेट क्या है? नाइदर इट इज़ एन इंक्लाइन डाउन नॉर इट इज़ एन इंक्लाइन अप, तो ऐसे में ना तो बॉडी रिटार्ड होगी और ना ही बॉडी स्पीड अप होगी। यानी बॉडी उसकी जो भी स्पीड है उसी स्पीड से उस स्ट्रेट लाइन के अंदर वो चलती चली जाएगी। यानी मोशन की भी स्टेट वैसी ही नेचुरल है जैसी कि रेस्ट की स्टेट नेचुरल है। ये यहाँ से ऐसा लग रहा। नॉट ओनली दिस, उन्होंने फिर क्या किया, एक डबल इंक्लाइन लिया। डबल इंक्लाइन के जरिए भी अपनी बात को आगे और अच्छे से कहा और लोगों को समझाया। वो क्या कि अगर कोई डबल इंक्लाइन ले लें, एक तरफ से नीचे आता है, दूसरी तरफ से ऊपर उठ जाता है, तो उन्होंने ये देखा कि अगर ये डबल इंक्लाइन काफ़ी स्मूथ है और इस इंक्लाइन के एक पार्ट से ऊपर से किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ा गया एंड एच हाइट से इसको यहाँ से ड्रॉप कर दिया गया इस इंक्लाइन के ऊपर, एंड इफ़ द इंक्लाइन इज स्मूथ, बोथ द इंक्लाइंस आर स्मूथ, वेरी मच स्मूथ, एज मच एज ही कुड मेक देम। तो ये देखा, ये इट कम्स डाउन एंड देन इट गोज़ अप। जैसे जैसे नीचे आएगा, जैसे पहले वाली बात से ये स्पीड अप होता जाएगा, फिर दूसरे पे जाएगा तो स्लो डाउन होता जाएगा। तो ही फाउंड दैट इट गोज़ नियरली अप टू द सेम हाइट फ्रॉम विच इट वाज रिलीज्ड ऑन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंक्लाइन। इंक्लाइन के इस वाले पहले वाले हिस्से से जितनी हाइट से रिलीज़ किया था, लगभग उतनी हाइट तक दूसरी पर जाता है। जो एच डैश है, जिस हाइट तक दूसरे इंक्लाइन पे गया, ऑल्दो एच डैश इज लेसर देन एच, बट दिस कैन बी वेरी मच अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस एच अगर ये इंक्लाइन स्मूथ हो। कैसे? अगर ये रफ इंक्लाइन है तो एच डैश की वैल्यू एच से काफ़ी कम है। जैसे रफनेस कम करते जाते हैं तो एच डैश की वैल्यू एच के और ज़्यादा करीब होती जाती है। और अगर लिमिटिंग केस ले लिया जाए कि इंक्लाइन बिल्कुल स्मूथ है तो एच डैश एच के बराबर हो जाएगी। ग्रेविटी ने स्पीड अप किया था, ग्रेविटी ने ही स्लो डाउन किया। ग्रेविटी ही जिम्मेदार है भाई। इसी में उसने फिर इसमें एक बात और भी आ गई है कि एच डैश की वैल्यू एच से कम इसलिए है क्योंकि इंक्लाइन के पास, इंक्लाइन की रफनेस ऐसी है जिस रफनेस के कारण से इंक्लाइन चलती हुई बॉडी को रोकने की कोशिश करता है। अगर रफनेस कम कर दें तो वो रोकने की कोशिश कम हो जाती है। ग्रेविटी इसको स्पीड अप कर रही थी, ग्रेविटी इसको स्लो डाउन करती है। यानी मोशन की अमाउंट में चेंज अपने आप नहीं होती है, और फोर्स को मोशन मेंटेन नहीं करना है, फोर्स को तो मोशन चेंज करना है। और जो बात यहाँ से क्लियर हुई वो ये कि अगर उन्होंने जो देखा, खास बात ये कि सामने वाले इंक्लाइन का अगर स्लोप कम कर दें, सामने वाले इंक्लाइन का अगर स्लोप कम करते चले जाएं तो काफ़ी लंबा है। इधर ही मैं अभी मिटाना नहीं चाह रहा, तो महान आदमियों के नाम हैं, उनके नाम के दिए जला रखे हैं मैंने। तो जैसे अगर सामने वाले इंक्लाइन का स्लोप कम कर दें तो इस इंक्लाइन से ऊपर आके ये सामने वाले इंक्लाइन पे काफ़ी दूर तक जाता है। लेकिन
कितनी हाइट तक जाएगा, वो हाइट h से कुछ ना कुछ कम होगी। दैट कैन बी नियरली इक्वल टू, इन आइडल केस इक्वल टू h इफ द इंक्लाइन इज कम्प्लीटली स्मूथ। अगर कम्प्लीटली स्मूथ है इंक्लाइन तो h डैश की वैल्यू h के बराबर हो जाएगी, अदरवाइज h डैश h से कुछ कम रहेगी। बट इफ़ द स्लोप ऑफ दिस अपोजिट इंक्लाइन इज लोअर्ड, स्लोप को कम कर दें इसका, तो ये ब्लॉक इस पे काफ़ी दूर तक जाता है। स्लोप और कम कर दिया, ये और काफ़ी दूर तक जाता है। जैसे जैसे स्लोप रिड्यूस करते जाएं ये और काफ़ी दूर, तो और काफ़ी दूर तक सामने वाले इंक्लाइन पे जाता है। यानी ग्रेविटी का इसको रोकने का जो प्रभाव था वो और कम होता गया, तो ये और दूर तक जाता गया। इसका मायना ये हुआ कि अगर सामने वाले इंक्लाइन का स्लोप 0 कर दिया जाए, अगर सामने वाला इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन कर दिया जाए, तो ग्रेविटी ने सर्विस को स्पीड अप किया था और उसके बाद स्लो डाउन नहीं करेगी, और सामने वाला हॉरिजॉन्टल फ्लोर भी अगर स्मूथ है तो इन्फिनिटी तक उस फ्लोर पे चलता ही चला जाएगा। ये जो एक्टिविटीज़ थी, ये जो एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज़ गैलीलियो की थी, साथ में उसकी कुशाग्र बुद्धि और उसकी इन्वेस्टिगेटरी जो माइंड था, कंक्लूजन निकालने का जो तरीका था, चीज़ों को बेहतर तरीके से सोचने का उसका नज़रिया था, ओबियस बातों को नहीं मानने का उनका जो नज़रिया था, उनसे उन्होंने जो कंक्लूज़न निकाला, लोगों को बताया, लोगों को पसंद भी आया, बात को बहुत बड़ी बनाकर लोगों ने आगे भी बढ़ाया, वो ये कि इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स इज़ एक्सर्टेड अपॉन ए बॉडी देन द बॉडी विल कंटिन्यू इन its state of uniform motion, that is it will maintain its speed and maintain its direction of motion, that is it will maintain its velocity। यानी किसी ऑब्जेक्ट की मोशन की, और मोशन की कैसे, स्पीड भी सेम बनाए रखना और डायरेक्शन भी सेम बनाए रखना, यानी स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन, और बेहतर तरीके से बोलूँ कि वेलोसिटी कांस्टेंट बनाए रखना। सो ए बॉडी मेंटेन्स इट्स वेलोसिटी इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स इज इम्पोज्ड अपॉन इट। तो गैलीलियो ने अपनी इस एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर के ज़रिए ये क्लियर कर दिया कि रेस्ट की स्टेट तो मैटर की, ऑब्जेक्ट की नेचुरल स्टेट है ही, वो तो ऑब्वियस बात थी, बट स्टेट ऑफ मोशन, particularly the state of uniform straight line motion is also natural state of matter। मतलब ये कि अगर किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तो जहाँ पड़ी है रेस्ट में वहाँ पड़ी रहेगी रेस्ट में, रेस्ट की स्टेट चेंज करने के लिए फोर्स लगाना ही पड़ेगा, ऑब्वियस बात। बट जो हिडन बात थी और जो खोज निकाली वो ये, जिसके ज़रिए फ़िलॉसफी ऑफ मोशन कंप्लीट होती है, फ़िलॉसफी ऑफ मोशन करेक्ट होती है बेटर आई शुड से, कि जो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन है वो भी नेचुरल स्टेट है। ए बॉडी इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन विल मेंटेन इट्स स्टेट अनलेस एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज एक्सर्टेड अपॉन इट। जब तक बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया जाएगा, नेट फोर्स बाहर से जब तक नहीं लगाया जाएगा, तो बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाली है। जिस स्पीड से जिस स्ट्रेट लाइन में वो जा रही है वो चलती चली जाएगी। दोनों बातों को एक साथ बोल देता हूँ। ए बॉडी इन रेस्ट रिमेन्स इन रेस्ट अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज़ इम्पोज्ड अपॉन इट। यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स का मतलब है अगर बहुत सारे फोर्सेस हैं तो उनका रिजल्टेंट जीरो हो, ऐसा कोई फोर्स लगा है या कोई फोर्स लगे ही ना। तो एक्सटर्नल फोर्स का मायना यहाँ पर है अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, यानी ऐसे फोर्सेस जिन सारे फोर्सेस का हम वेक्टर सम ले लें तो जो रिजल्टेंट फोर्स बैठेगा उसको मैं एक्सटर्नल फोर्स कह रहा हूँ। सो ए बॉडी मेंटेन्स इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स इज इम्पोज्ड अपॉन इट, एंड ए बॉडी मेंटेन्स इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन इफ़ नो अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स इज इम्पोज्ड अपॉन इट। तो इस प्रकार से मोशन की फ़िलॉसफी गैलीलियो ने करेक्ट की, जो अरिस्टोटल ने बेहद गलत कर दी थी। अब ये जो लॉ बन गया, अभी लॉ तो पहले से ही विद्यमान था नेचर में, इसको थोड़ा सा हमने खोज निकाला, इसको अनकवर कर दिया, या हम देख नहीं पा रहे थे तो हमने देख लिया, गैलीलियो की आंखों से देख लिया, गैलीलियो ने दिखा दिया। तो इस लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया, गैलीलियोज लॉ तो है ही है, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल देते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया इसको किस लिए बोलते हैं? वो इसलिए कि इनर्शिया शब्द का पहले मायना आप जान लें। इनर्शिया का मायना होता है
जड़त्व। जड़त्व माने निर्जीवता, यानी चेंज नहीं होने देने का गुण। द रेजिस्टेंस टुवर्ड्स एनी चेंज इज कॉल्ड इनर्शिया, जिसको अपनी भाषा में जड़त्व भी बोलते हैं हम लोग। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, यानी अपने रेस्ट की स्थिति को वो अपने आप चेंज नहीं होने देगी, यानी अपने आप तो होने वाले चेंज को रेजिस्ट करेगी। ऐसे स्ट्रेट लाइन मोशन की उसकी स्टेट है तो उसमें भी चेंज को अपने आप नहीं होने देगी, अपने आप चेंज नहीं करेगी वो, यानी अपने मोशन की स्टेट को भी, स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट को भी वो उसमें चेंज को भी वो रेजिस्ट करेगी। तो ये बॉडी, हम यूँ बोल सकते हैं कि बॉडी के अंदर मोशन की, यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन की और रेस्ट की स्टेट को चेंज होने के प्रति उसमें रेजिस्टेंस का कोई गुण है, और उस रेजिस्टेंस का गुण को हम इनर्शिया बोलते हैं। और इस इनर्शिया के गुण के कारण ही बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को भी और स्टेट ऑफ मोशन को भी मेंटेन करती है। तो इसलिए जो लॉ अभी हमने खोज निकाला मैं कहूँगा, वो अलग बात है कि ये बहुत अच्छे शब्द नहीं है, तो इस लॉ को गैलीलियो ने खोज निकाला। गैलीलियो का जो ये लॉ है इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। दैट इज़ अबाउट गैलीलियो। गैलीलियो ने और बहुत सारे काम किए, लेकिन वो फ़िलहाल वो मुद्दा नहीं है, वो कभी और बात होगी। बात ये कि गैलीलियो ने ये क्लियर कर दिया कि मोशन को मेंटेन करने के लिए फोर्स नहीं चाहिए, मोशन को चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए। फोर्स हमारे साइंटिफिक थॉट के अंदर गैलीलियो के कारण आया, अच्छे से आया। कहा तो पहले एरिस्टोटल ने भी था किसी और तरीके से, लेकिन उसको ऐसे कहा था कि फोर्स तो वेलोसिटी को मेंटेन करेगा, यानी चलते रहने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट है, जो कि बेहद गलत था। अब ये ठीक तरीके से गैलीलियो ने कह दिया। लेकिन बच्चों, बात ये कि आपको मालूम है, प्रकृति को समझने के लिए, नेचर को समझने के लिए, प्रकृति में होने वाले चेंजेस को हमने ठीक से समझना होता है। और चेंजेस को ठीक से समझने का मीनिंग, फिज़िकल क्वांटिटीज़ में कितना चेंज हुआ वो हमें मेजर करना पड़ेगा। मोशन में चेंज का कारण तो गैलीलियो ने बता दिया, बट मोशन में कितना चेंज होगा और चेंज करने वाला कारण कितना सबल होगा, कितना सक्षम होगा, कितना बलशाली होगा, कितना स्ट्रॉन्ग होगा, कितनी उसकी अमाउंट होगी, ये नहीं बताया। और न्यूटन ने यही किया। न्यूटन ने फिर ये बताया कि फोर्स लगाने से मोशन में कितना चेंज होगा, या फिर मोशन में कितने चेंज के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी दोनों बात इकट्ठी होकर आती हैं। मोशन में चेंज का मेजरमेंट भी न्यूटन ने सिखाया, और मोशन में कितना चेंज होता है वो चेंज अगर मेजर कर लें तो कितने फोर्स ने मोशन में चेंज किया, फोर्स का मेजरमेंट भी होता है। बिकॉज़ न्यूटन के कारण मोशन में चेंज को क्वांटिटेटिव रूप में, और फोर्स को भी हम क्वांटिटेटिव रूप में, यानी मापात्मक रूप में कितना होगा, कितनी उसकी क्वांटिटी होगी, इस रूप में हम ठीक से समझने लगे हैं। तो गैलीलियो के लॉ को भी, लॉ ऑफ इनर्शिया को भी हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कह देते हैं। सो द थिंग आई टोट यू जस्ट नाउ, दैट इज़ गैलीलियोज लॉ ऑफ मोशन, और द लॉ ऑफ इनर्शिया इज़ ऑल्सो कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब मैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन को आपको बताने वाला हूँ। और सेकंड लॉ ऑफ मोशन में मैं क्या बताऊँगा, मैं शुरुआत कर दिया हूँ। जो मैंने बात अभी कही कि न्यूटन ने अब ये बताना था कि कितने फोर्स से मोशन में कितना चेंज होना है, या मोशन में इतना चेंज हुआ है तो फोर्स कितना है, दोनों एक दूसरे की पूरक बातें हैं। तो ये मैंने बताना, उससे पहले इन दो महान लोगों को मैं सलाम कर दूं, और फिर मुझे बोर्ड को साफ भी करना है। आप एक थोड़ी सी बात देखें, प्रकृति का विधान देखें। आप, भगवान ने जो माया जाल रचा, उस माया जाल के रहस्य को भगवान ने उजागर कभी ना कभी तो करवाना था। कुछ शुरुआत की गैलीलियो से। गैलीलियो को जब भगवान जी ने ऊपर बुलाया, देखो कब बुलाया, व्हेन डिड गैलीलियो डाई? ही डाइड इन 1642, इन द जनवरी ऑफ 1642। और 1642 लगभग एक साल बाद, ऑन 25 दिसंबर 1642, क्रिसमस डे के दिन न्यूटन साहब भी पैदा होते हैं। क्रिसमस डे, खुद भगवान ने, अगर हम इस प्रकार की बातों में विश्वास रखते हैं तो
जिस दिन खुद भगवान जन्म लिए थे उसी दिन न्यूटन ने जन्म लिया, यानी भगवान ने एक और अवतार लिया और भगवान ने अपने रहस्यों पर से पर्दा उठाना था, अपनी माया जाल के कुछ पट खोलने थे, तो न्यूटन जैसे महान आदमी को धरती पे भेज दिया, चलो न्यूटन तुम भी कुछ बताओ। और न्यूटन ने जो जो बातें बताई उसके ज़रिए ही आज हम इतना सक्षम हो पाए। नहीं तो फिर वही बात, अगर न्यूटन नहीं होता तो भगवान का तो एक साल, भगवान का तो एक दिन और हमारे 2000 दिन या 2000 साल, इस प्रकार की बातें हम बचपन में करते थे, तो लगभग कई बार ऐसा लगता भी है। सो न्यूटन ने जो बातें अब आगे बढ़ाई, किस प्रकार से आगे, ये जो मैंने 2-3 बातें अभी इनके बर्थ वगैरह के बारे में कही, उसका साइंस से कोई लेना देना नहीं है, थोड़ा वैसे ही मैं इमोशनल हुआ तो मैंने इस प्रकार की बातें आपको कही। लेट अस प्रोसीड फर्दर, बट यू मस्ट नो कि न्यूटन का जन्म भी उसी साल हुआ था जिस साल गैलीलियो नहीं रहे थे, और क्रिसमस डे के दिन ही न्यूटन पैदा हुए थे। अब आगे बढ़ जाते हैं। मैंने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बता दिया है। जो गैलीलियोज लॉ ऑफ मोशन है, जो लॉ ऑफ इनर्शिया है, वही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। ए बॉडी मेंटेन्स इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन अनलेस एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड अपॉन इट। और यूँ कह लीजिए कि अगर जितने भी फोर्स किसी बॉडी पे लगते हैं, उन सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का वेक्टर सम रिजल्टेंट अगर 0 है तो बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। बॉडी की वेलोसिटी 0 है यानी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। बॉडी की वेलोसिटी नॉन जीरो है तो जितनी है उतनी ही रहेगी। तो इस प्रकार से फर्स्ट लॉ कंप्लीट होता है। अब हम समझते हैं उस बात को जो मैं अभी थोड़ा सा शुरू करके छोड़ दिया, न्यूटन और गैलीलियो के बारे में बताने लग गया आपको कि बच्चों कितने फोर्स से क्या कुछ होगा, मोशन कितना चेंज होगा, और मोशन इतना चेंज हो गया है तो फोर्स कितना होगा। देखो, अगर मैं न्यूटन ने जिस प्रकार से बातों को कहा था उसी प्रकार से बात को कहूँ तो बात थोड़ी लंबी चौड़ी हो जाएगी, क्योंकि हम वेक्टर एनालिसिस कर चुके हैं, वेक्टर्स को सबट्रैक्ट करना, ऐड करना सीख चुके हैं। तो वो जो जिस ढंग से उन्होंने बात कही थी उस ढंग को अपनी समझ के अनुसार थोड़ा सा मॉडिफाई करके बढ़िया तरीके से बोल देते हैं। उन्होंने ये कहा कि मोशन, कोई फोर्स अगर मोशन में कुछ चेंज करता है तो अगर उससे दुगना फोर्स लग जाए तो मोशन में दुगना चेंज कर देगा, और चेंज के बजाय वो बढ़ाना बोलते थे। जैसे ओरिजिनल अगर उनका सेकंड लॉ पढ़ते हैं तो कि किसी फोर्स ने किसी बॉडी के मोशन को कुछ बढ़ाया और अगर डबल फोर्स कर दिया तो मोशन में भी डबल इंक्रीज हो गया। सो द लैंग्वेज ही यूज इज़ लाइक दैट। लेकिन हम उसको और कई सारी बातें की थी जिन बातों के अंदर ये इंक्लूडेड था कि अगर फोर्स ज़्यादा कर दें तो मोशन में चेंज ज़्यादा होगा, और चेंज में वो डायरेक्शन भी इंक्लूड कर लिए थे। मैं उस सारी बात को जो हमारी लर्निंग वेक्टर्स की है उसको शामिल करके जिस प्रकार से कहूँगा और जिस प्रकार से समझाऊँगा वो मायने रखती है। वो न्यूटन्स का कहा ही है, लेकिन उनके शब्द थोड़े डिफरेंट थे, हमारे शब्द थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे। मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा फोर्स बढ़ाने या कम करने के बजाय जो सार निकलता उसका, अगर ज़्यादा फोर्स किसी बॉडी पे लगाया जाता है तो ज़्यादा फोर्स से बॉडी के मोशन में ज़्यादा चेंज होगा, और कम फोर्स लगाया जाता है तो मोशन में कम चेंज होगा। ही यूज़ द वर्ड मोशन, अमाउंट ऑफ मोशन। मोशन कम होता है, मोशन ज़्यादा होता है। अब मोशन कम होता है, मोशन ज़्यादा होता है, मोशन का कम होने का मीनिंग क्या है, मोशन के ज़्यादा होने का मीनिंग क्या है, मोशन की अमाउंट का मीनिंग क्या है, ये मैंने आपको समझाना है। तो एक बार उसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ और आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास भी है। देखिए ज़रा, अगर मैं बिल्कुल सिंपल सी बात करता हूँ, अगर ये कहूँ कि किसी बॉडी में मोशन ज़्यादा है तो हम आमतौर पे ये समझेंगे कि मोशन ज़्यादा होने का मतलब बॉडी की स्पीड ज़्यादा है, और मोशन कम होने का मतलब बॉडी की स्पीड कम है। यानी मोशन में अगर ज़्यादा चेंज करना है तो स्पीड में ज़्यादा चेंज करना पड़ेगा, और मोशन में कम चेंज करना है तो स्पीड में कम चेंज करना पड़ेगा।
मोशन में चेंज कितना हुआ ये मेजर भी करना है। तो मोशन में चेंज कितना हुआ ये मेजर करने का कि बहुत आसान तरीका है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आप में से किसी बच्चे के पास 10 चॉकलेट हैं, 10 चॉकलेट हैं, चॉकलेट की कितनी अमाउंट 10, और कोई 10 की 10 चॉकलेट उसकी मैं छीन लेता हूँ, तो चॉकलेट की अमाउंट में कितना चेंज हो गया, 10 चेंज हो गया, -10 चेंज कह लीजिए, फाइनल अमाउंट तो 0 है। तो किसी बॉडी के पास मोशन की अमाउंट है कुछ, सपोज उसको मैं P बोल देता हूँ, से P इज़ द अमाउंट ऑफ मोशन इन ए बॉडी, और उस बॉडी को हमने स्टॉप कर दिया, उसको रोक दिया, तो कितना मोशन रह गया, जब रुकी गई तो मोशन 0 हो गया। तो मोशन में कितना चेंज हो गया, -P चेंज हो गया। तो किसी बॉडी के अंदर मोशन कितना है, इसको अगर हमने मेजर करना है, और यूँ कहूँ कि मोशन में चेंज कितना हुआ, ये भी बहुत सिंपल तरीके से मेजर करना है। तो एक बहुत बढ़िया तरीका है। यहाँ पर पहली वाली बात ज़्यादा मायने रखती है मेरे लिए कि किसी बॉडी में मोशन कितना है, ये अगर मुझे मेजर करना है तो एक बहुत आसान तरीका है कि उसके मोशन को 0 कर दीजिए। तो मोशन में कितना चेंज हुआ, उतना ही चेंज हुआ जितना उस बॉडी के अंदर मोशन था। नेगेटिव साइन का मायना है कि मोशन की हानि हुई। और इसके ज़रिए मैं मोशन की अमाउंट मेजर करने की बात आपके सामने रखूँगा। कैसे कि मोशन को चेंज कौन करता है, फोर्स, और ज़्यादा फोर्स मोशन में ज़्यादा चेंज कौन करेगा, ज़्यादा फोर्स करेगा। तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है मोशन को चेंज करने के लिए या कम लगाना पड़ता है मोशन को चेंज करने के लिए, इसके ज़रिए मोशन की अमाउंट का मेजरमेंट हम सीख सकते हैं। अभी आप सीख जाएंगे। सपोज किसी बॉडी के पास कुछ मोशन है और मोशन को सपोज मैंने स्पीड मान लिया, तो किसी स्पीड से मैं किसी बॉडी को थ्रो करता हूँ और आपने उसको रोकना है। रोकोगे कैसे? फोर्स लगा के, क्योंकि आपने उसके मोशन को चेंज कर दिया, यानी उसका मोशन आपने 0 कर दिया। तो अगर आप उसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाते हो तो मोशन में ज़्यादा चेंज किया है, यानी बॉडी के अंदर मोशन ज़्यादा है। और उसको रोकने के लिए यदि आप कम फोर्स लगाते हो, यानी आपको कम चोट पहुंचती है, क्योंकि आप बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओगे तो बॉडी भी आप पे फोर्स लगाएगी। तो किसी बॉडी को रोकते वक्त आप उस पर कम फोर्स लगा के उसको रोक लेते हो। इसका मायना ये हुआ कि आपने मोशन में कम चेंज किया, यानी इस बॉडी के अंदर कम मोशन था। और तो मोशन क्या है, मोशन की अमाउंट क्या है, इसको सीखने का एक बहुत बेहतर तरीका है। सपोज जब शुरू में बिल्कुल ठीक से नहीं मालूम था, हल्का सा आइडिया था कि मोशन तो स्पीड ज़्यादा है तो मोशन की अमाउंट ज़्यादा है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये देखते हैं ये बात हमारी ठीक है या गलत है। मैं एक चौक पीस है मेरे पास, उतना ही बड़ा कोई उतना ही बिल्कुल आइडेंटिकल दूसरा चौक पीस भी है, इसको मैं किसी कम स्पीड से थ्रो करता हूँ। ये मैंने थ्रो कर दिया, और आप बहुत आसानी से इसको जज कर सकते हो कि इसको रोकना आपके लिए बहुत आसान था। आपको बिल्कुल भी पीड़ा नहीं पहुंचेगी। आप वैसे सोच के देखो, अरे ये तो आराम से मैं पकड़ लेता है, मैं आराम से पकड़ लेती। और देखो इसी चौक को, यानी मोशन की अमाउंट को मेज़र करने के लिए अगर स्पीड में पैरामीटर बनाता हूँ तो स्पीड कम थी, रोकने के लिए आपको बहुत कम फोर्स लगाना पड़ा, और बहुत कम फोर्स लगाना पड़ा, यानी मोशन की कम अमाउंट थी, यानी मोशन में कम चेंज किया है, यानी स्पीड कम थी तो मोशन कम था। ऐसा हमारा कंक्लूजन अभी निकला है। अभी देखो और कंक्लूजन निकलेगा। उसी चौक पीस को मैं तेज़ी से फेंकता हूँ, तो तेज़ी से फेंकता हूँ यानी स्पीड मैंने बढ़ा दी है। अगर आप मेरे सामने होते तो पहले वाले चौक को पकड़ने में आपको कोई कठिनाई नहीं होती, या फिर आपको आराम से आप सोच लेते चलो इसको तो आराम से पकड़ लूँगा, तो आप आंखें भी नहीं मिचमिचाते। लेकिन दूसरे वाले चौक को जब मैं आपके सामने फेंकता, हालांकि इसको भी आपको मालूम था आपको ज़्यादा चोट नहीं पहुंचाएगा, फिर भी स्वाभाविक तरीके से आप इसको रोकने से पहले एक बार ज़रूर आंखें मिचमिचाते या अपनी गर्दन नीची करते, क्योंकि आपको मालूम है आपको ज़्यादा चोट पहुँचाएगा, यानी आपको मालूम है इसके अंदर मोशन ज़्यादा है। और ये आपको मैंने बताया और न्यूटन ने बताया, ज़्यादा मोशन है तो रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ये वैसे आपको मालूम है कि ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तेज़ी से आ रही है तो आपको चोट लगेगी, आपके एक्सपीरियंस में शामिल है। सो एक चीज़ क्लियर हुई कि स्पीड ज़्यादा है तो मोशन ज़्यादा है, मोशन ज़्यादा है तो चेंज करने के लिए, रोकने के लिए मोशन में ज़्यादा चेंज करना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो स्पीड का सीधा मोशन के साथ कनेक्शन होगा। बट अगर स्पीड ही मोशन है तो इसका मायना फिर ये हो गया
कि सेम स्पीड का मायना तो सेम अमाउंट ऑफ मोशन। इसका मतलब सेम स्पीड की अगर दो चीज़ें हैं तो उनको रोकने के लिए, अगर उनको रोकते हो तो मोशन में सेम चेंज करोगे, और मोशन में सेम चेंज करते हो तो सेम फोर्स लगाकर आप सेम स्पीड की दो चीज़ों को रोक लोगे। तो एक तो चौक मैंने फेंका था, उतनी स्पीड से ही मैं दूसरा वैसा ही आइडेंटिकल चौक फेंकता हूँ, तो उसको इसको रोकने में जितना दर्द आपने फील किया था बगैर रोके भी, उतना ही दर्द अब आप फील करोगे। आपने फील कर लिया होगा और आपको लगा होगा हाँ दोनों में बराबर मोशन है, सेम स्पीड है। लेकिन अब फील करना, अब स्पीड तो इसकी भी मैं उतनी रखूँगा, इसको फेंक के मारूंगा, आपको रोकना है। देखिए ज़रा आप कैसे रोकोगे इसको। अगर मैं इतनी तेज़ी से इसको फेंकता हूँ और आप मेरे सामने हो तो आप अपनी आंखें भी मिचमिचाओगे, गर्दन भी नीचे झुका लोगे, क्योंकि आपको मालूम है इतनी ही तेज़ी से जितनी स्पीड से चौक गया था, उतनी ही तेज़ी से उतनी स्पीड से अगर ये डस्टर जाता है तो आपको ये ज़बरदस्त चोट पहुँचाने वाला है, और आप वो चोट नहीं खाओगे, अपने आप को बचाओगे। क्या डिफरेंस है भाई? स्पीड तो सेम है दोनों की। अगर स्पीड ही मोशन होता और बराबर मोशन होता, बराबर स्पीड होने से, तो चेंज करने के लिए सेम, उनको रोकने के लिए यानी सेम अमाउंट ऑफ मोशन भी चेंज करते, सेम फोर्स लगाना पड़ता, सेम चोट आपको लगती। बट इसमें आपको ज़्यादा चोट लग रही है, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा लग रही है। स्पीड तो सेम होने के बावजूद भी इसके अंदर मोशन बहुत ज़्यादा है। क्या डिफरेंस है भाई? तुम कहोगे कि जी ये तो किसी और मटेरियल का है, वो दूसरी मटेरियल का है, तो सेम मटेरियल का बना लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, इतने ही मास का सेम मटेरियल का अगर मैं डस्टर ले लेता हूँ तो भी आपके अंदर ये स्वाभाविक बुद्धि है, ये आपके डेली एक्सपीरियंस के अंदर शामिल है। इसको यदि आप रोकने की कोशिश करते तो बहुत चोट लगती। यानी सेम स्पीड होने के बावजूद भी इसका मास क्योंकि बहुत ज़्यादा है चौक से, तो इसके अंदर मोशन की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, और उसका मोशन अगर आप रोकते हो यानी इसके मोशन को चेंज करते हो तो मोशन में बहुत ज़्यादा फोर्स, चेंज करने में बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, और वो आप नहीं लगाओगे, आपको चोट लग जाएगी। यानी एक बात इस डिस्कशन से क्लियर होती है, क्योंकि मैं फोर्स को मोशन में चेंज फोर्स कितना करता है इसको रिलेट करने से पहले मैं मोशन की अमाउंट को, क्योंकि न्यूटन ने कहा कि फोर्स दुगना लगने से मोशन के अमाउंट में दुगना चेंज होता है। जिस भी लैंग्वेज में वो बोला हो, जिस तरीके से मतलब उसका वही निकलता है। तो मोशन की अमाउंट हमें ठीक से मालूम होनी चाहिए कि मोशन की अमाउंट को मेज़र कैसे करें। तो एक आइडिया अभी हमारे पास आया है कि मोशन की अमाउंट को मैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी से मेज़र करूँगा, मास एंड स्पीड से। अभी बात अधूरी है, अभी पूरी होएगी। अभी स्पीड और मास की बात की है, अभी पूरी बातें होनी है। तो मास इज़ ग्रेटर, द अमाउंट ऑफ मोशन इज़ ग्रेटर, स्पीड इज़ ग्रेटर, the amount of motion is greater. So amount of motion will depend upon the product of mass and speed. If this product is greater, the amount of motion is greater, and if we want to stop a body of greater amount of motion, we will produce greater change in the amount of motion, so greater force will be required. तो ये हमारे पास अभी इस प्रकार से एक दूसरे से रिलेट करके एक कंक्लूजन बना है। बट सबसे पहले तो अमाउंट ऑफ मोशन अच्छा नहीं लगता, इतनी बड़ी बात है, इसको एक अलग से नाम दे देते हैं। इसका हमने नाम रख दिया मोमेंटम, क्योंकि एक मोमेंटम और भी हम पढ़ने वाले आने वाले टाइम में, तो इसको हमने नाम दिया पूरा लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, आगे मैं इसको मोशन की अमाउंट ना कहूँगा, लीनियर मोमेंटम कहूँगा। सिर्फ मोमेंटम भी बोल देते हैं, खाली अगर मोमेंटम बोलते हैं तो उसका मतलब लीनियर मोमेंटम ही है। एक और मोमेंटम आने वाले टाइम में हम जानकारी लेंगे, एंगुलर मोमेंटम, तब उसके साथ तो एंगुलर वर्ड यूज़ करेंगे। हालांकि यहाँ पर भी लीनियर करना चाहिए, लेकिन खाली मोमेंटम भी यूज़ कर देंगे तो चलेगा। सो जिसको मैं अमाउंट ऑफ मोशन कह रहा था उसको मैं अब लीनियर मोमेंटम कहूँगा। इसका सिंबल मैं पी लिखूँगा, तो पी इसका मैंने सिंबल बनाया है। और अभी जो मेरा डिस्कशन आपके साथ हुआ, उस डिस्कशन में हमें शायद ऐसा लगे कि मोमेंटम यानी अमाउंट ऑफ मोशन तो स्केलर है, यानी सेम मास की बॉडी और सेम स्पीड की बॉडी, या फिर यूँ कह लीजिए मास और स्पीड का प्रोडक्ट अगर एक जैसा है तो उतने मोमेंटम वाली, उतने अमाउंट ऑफ मोशन वाली बॉडी को रोकने के लिए आपको बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है।
बट क्या ये स्केलर क्वांटिटी है, क्या इसके डायरेक्शन भी हमने इसके साथ एसोसिएट करनी चाहिए? तो ये कंक्लूजन हम कैसे निकालें? देखो, अगर ये वेक्टर है तो डायरेक्शन चेंज होने से भी चेंज होगा। अब बहुत आसानी से आप सोच सकते हो। आप सोचने के लिए क्लू मैं दूं, हालांकि मैं अभी बताऊंगा सारा। तो क्लू ये है इसमें कि फोर्स क्या करेगा, मोशन को चेंज करेगा। या फिर उल्टी बात भी, जब भी मोशन चेंज होगा वो अपने आप नहीं होगा, अपने आप चेंज मोशन नहीं होगा, फिर तो अरिस्टोटल वाली बात ही हो जाएगी। तो मोशन जब भी चेंज होगा फोर्स ही लगाना पड़ेगा, अपने आप मोशन चेंज नहीं होगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि मोशन वेक्टर कैसे, मोमेंटम अमाउंट ऑफ मोशन यानी मोमेंटम वेक्टर कैसे हुआ। वो ऐसे हुआ, अगर मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज कर दी जाए। मोमेंटम की डायरेक्शन कैसे चेंज करेंगे? मास तो स्केलर है ही है, स्पीड भी स्केलर है, तो ये मोमेंटम वेक्टर बन सकता है। अगर स्पीड के बजाय वेलोसिटी लिख दूं मैं, और मोमेंटम को क्या लिख दूं, मास इंटू वेलोसिटी वेक्टर लिख दूं। लेकिन अभी ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं कि मोमेंटम को वेक्टर होना चाहिए या स्केलर होना चाहिए। अगर मोमेंटम स्केलर है यानी उसकी डायरेक्शन का कोई मीनिंग नहीं है, या डायरेक्शन का कोई मीनिंग है, दोनों बातें एक दूसरे से कनेक्टेड है, अभी क्लियर हो जाएगा। तो अगर मोमेंटम स्केलर है, मोमेंटम की डायरेक्शन का कोई मीनिंग नहीं है, तो किसी चलती हुई बॉडी, चाहे वो इधर जा रही हो, चाहे वो इधर जा रही हो, चाहे किसी भी डायरेक्शन में जा रही हो, अगर एम और यानी मास और स्पीड का प्रोडक्ट एक समान है, तो मोमेंटम यानी अमाउंट ऑफ मोशन एक समान है। यानी इधर जाती हुई बॉडी अगर इधर टर्न ले ले तो मोशन में कोई चेंज नहीं होगा, और मोशन में कोई चेंज नहीं होगा तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। यानी किसी डायरेक्शन में चलती हुई बॉडी अपने आप मुड़ सकती है, क्योंकि अपने आप क्यों मुड़ गई? अपने आप इसलिए मुड़ गई कि मुड़ने में मोशन तो चेंज हुआ ही नहीं, और मोशन चेंज होता तो ही तो फोर्स लगता। अब आप इमेजिन करके देखो, आपको पता चल जाएगा कि मोशन की अमाउंट यानी मोमेंटम वेक्टर है, यानी ये स्केलर नहीं है। आप ऐसा कीजिए, आप इमेजिन कीजिए एक स्टील की बहुत बड़ी कोई बॉल, एक सॉलिड स्फीयर ऑफ स्टील इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू विद इनॉर्मस स्पीड। बहुत तेज़ी से कोई स्टील की इतनी बड़ी बॉल आपकी तरफ आ रही है। आपको मालूम है आप उसको रोकोगे तो फूट जाओगे, और पीछे जाकर आप लात मार के बड़ी तेज़ करना चाहोगे तो तेज़ भी नहीं कर पाओगे। बहुत मुश्किल होगा उसके मोशन को चेंज करना, उसको रोकना भी मुश्किल है, उसको और ज़्यादा स्पीड अप करना ही मुश्किल है। ये आपके एक्सपीरियंस में शामिल है। एक चीज़ और भी आपके एक्सपीरियंस में शामिल है, मैं बोलूँगा और आप समझ जाओगे। वो अगर बॉल इधर जा रही है और और अगर आप कहो कि ये बॉल तू इधर मुड़ जा अपने आप, क्योंकि तू तो तेरे अंदर तो मोशन जो है वो तो स्केलर है, डायरेक्शन चेंज होने से तो मोशन चेंज होगा नहीं, तो तुम अपने आप मुड़ जाओ। आपको मालूम है बॉल अपने आप नहीं मुड़ेगी। और बॉल को अगर इधर जाती बॉल को अगर आपने इधर टर्न देना है, इधर मोड़ना है, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर से, बहुत फोर्स लगाकर अपनी लात से, अपनी टांग से उसको इधर धकेलना पड़ेगा। और आपको मालूम है आपकी टांग की हालत क्या होनी है। शायद बॉल तो टर्न ना ले, बट आपकी जो लेग है वो टर्न जरूर ले लेगी, बहुत ज़्यादा चोट लगने वाली है। यानी अपने आप वो टर्न नहीं होती। और एग्जाम्पल ले लीजिए, आप क्रिकेट भी खेलते होंगे, कोई ऐसा शॉट के बारे में सोचिए, ऐसा कोई ड्राइव सोचिए कि बॉल आपकी तरफ आती है, जितने मास की, जितनी स्पीड से बॉल आपके बैट के ऊपर पड़ती है, आप उसी स्पीड से, बॉल का मास तो वही है, और बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव खेलते हो। यानी आप m/v का प्रोडक्ट चेंज नहीं करते, बट डायरेक्शन चेंज कर देते हो बॉल के मोशन की, और आपके बैट को ज़बरदस्त फोर्स लगाना पड़ता है। बॉल किसी बॉलर ने फेंकी है, आप ये नहीं कहते बॉल तुम अपने आप मुड़ के वापस जाओ, तो वो नहीं जाएगी, आपको फोर्स लगाकर उसको वापस भेजना पड़ेगा। शायद ये बात क्लियर होगी। यानी कोई चलती हुई बॉडी अपने आप टर्न नहीं करती है, चलती हुई बॉडी को टर्न करने के लिए भी फोर्स की आवश्यकता है। जैसे स्लो करने के लिए फोर्स की आवश्यकता थी, जैसे उसको तेज करने के लिए फोर्स की आवश्यकता थी, वैसे उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी फोर्स की आवश्यकता है। यानी अमाउंट ऑफ मोशन इज़ नॉट ए स्केलर, अमाउंट ऑफ मोशन इज़ ए वेक्टर, इट हैज़ डायरेक्शन। बट अमाउंट ऑफ मोशन एक बात तो पक्का है, सो अमाउंट ऑफ मोशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, और फोर्स लगने से ये वेक्टर क्वांटिटी चेंज होगी, यानी लीनियर मोमेंटम चेंज होगा, यानी मास एंड वेलोसिटी वेक्टर का प्रोडक्ट चेंज होगा। और एक बात और भी, फोर्स ज़्यादा लगेगा
तो लीनियर मोमेंटम वेक्टर, ना कहूँ तो भी अब ये क्लियर होना चाहिए। अगर फोर्स ज़्यादा लगेगा तो लीनियर मोमेंटम वेक्टर ज़्यादा चेंज होगा, और फोर्स कम लगेगा तो लीनियर मोमेंटम वेक्टर कम चेंज होगा। यानी इफ़ वी इम्पोज greater external force, then it will produce greater change in linear momentum. So delta p vector is say the change in linear momentum vector, और linear momentum vector में जो change है वो ज़्यादा होगा जब ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो यहाँ तक का हमने कंक्लूज़न निकाल लिया है। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी बचती है, वो ये कि क्या ज़्यादा फोर्स लगने से ज़्यादा लीनियर मोमेंटम में जो चेंज होने वाली बात है, या इसको उल्टा कहें कि लीनियर मोमेंटम में अगर ज़्यादा चेंज करना पड़ता है तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, सिर्फ इतनी ही बात है या कुछ और बात भी है? और बात भी देखते हैं। उसके लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल क्रिएट करता हूँ, यानी आपके सामने एक ऐसा एग्ज़ाम्पल देता हूँ जिससे रिलेटेड आप को एक्सपीरियंस ना भी हो तो वैसा आप सोच सकते हो। सपोज़ ऐसा करें हम, आपको ये बात तो क्लियर हो ही गई कि इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, जो शायद आपको ज़्यादा बेटर लगे, कि मोमेंटम में चेंज करना है, अमाउंट ऑफ मोशन में चेंज करना है। ज़्यादा चेंज करने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स चाहिएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगली बात ये है कि कहीं ये कंक्लूजन यहीं पर फिनिश ना हो जाए और यहीं पर इतिश्री ना हो जाए, और कहीं आप यहीं पर ये ना सोच जाओ कि अगर मोमेंटम में बराबर चेंज है तो फोर्स भी बराबर लगाना पड़ेगा, फिर कोई गलती हो जाएगी। बात अभी हल्की सी अधूरी है, वो पूरी कर लेते हैं। तो सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ बस बनने ही वाला है, और मैंने आपको बताया था सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने यही तो सीखना है, मोशन में कितना चेंज होगा जी, और कितने चेंज के लिए कितना फोर्स चाहिएगा, फोर्स का और मोशन की अमाउंट में चेंज का क्या कनेक्शन है, दोनों एक दूसरे के मेजरमेंट के बारे में सिखाएंगे। और हमने कुछ सीख भी लिया और बाकी अब सीख जाएंगे। तो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एग्ज़ाम्पल ऐसा जो बेशक आपने ना किया हो लेकिन उसको आप पता नहीं क्यों फील कर लेंगे। मुझे ऐसा एग्ज़ाम्पल, चलो उसमें ये एग्ज़ाम्पल, इसकी फीलिंग मैं आपको नहीं देना चाहता, कोई और फीलिंग दे देता हूँ। सपोज़ ये कोई बच्चा है आप में से कोई, और फिज़िक उसकी कोई ख़ास नहीं है, पतला सा है, ये कोई लड़का है, और इसके दादाजी इस लड़के के थोड़ा अच्छी फिजिक है उनकी, थोड़ा सा एज के कारण भी या वैसे भी थोड़े हैं हेल्दी, ये दादाजी हैं। सपोज बच्चे का मास है 40 kg और दादाजी का तो रे बाप से बच्चे का भी मैं कुछ सम्मान दे देता हूँ, इसको 50 kg कर देता हूँ। बच्चे का मास 50 kg है, दादाजी का मास 150 kg है। दादाजी ने अपनी सेहत ठीक करनी है थोड़ा, और कहते हैं बच्चे मॉर्निंग वॉक पे हर रोज़ जाया करेंगे, और मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे तो मैं भी थोड़ा ठीक हो जाऊंगा, बूढ़ा भी हो गया हूँ, शरीर भी मोटा हो गया है, तो बहुत सारी कमियां हैं शरीर में। तो दादाजी और पोताजी दोनों मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, और मॉर्निंग वॉक पे जाते तो हैं लेकिन 1 महीना हो गया और दादाजी की सेहत में कोई आराम पड़ा भी नहीं है, वैसे ही कि वैसे हैं। तो दादाजी बोलते हैं बेटा ऐसा है कि अब हम ऐसा किया करेंगे कि थोड़ा और जल्दी उठेंगे, क्योंकि थोड़ा लोग हंसते भी हैं हमारे ऊपर, कैसी जोड़ी है, थोड़ा और जल्दी उठेंगे और थोड़ा दौड़ा करेंगे, दौड़ने से शायद मेरी सेहत कुछ ठीक हो जाए। तो एक दिन ये काफ़ी जल्दी उठ गए और दौड़ने के लिए उन्होंने कोई ऐसा रास्ता ले लिया जिस रास्ते पे पहले गए नहीं थे, और अंधेरा भी था। मैं थोड़ा सा गलत कर गया, मुझे लड़का आगे रखना चाहिए भाई, बूढ़ा आदमी थोड़ा पीछे रहे तो ठीक है, आगे रख देता हूँ लड़के को मैं।
ये दादाजी हैं, आगे आगे पोताजी हैं, वो 50 kg का और ये 150 kg के। तो दोनों दौड़ रहे हैं सड़क के ऊपर। और अब आप एक चीज़ देख लीजिए, इससे अमाउंट ऑफ मोशन किस में ज़्यादा है। सेम स्पीड से अगर दोनों जोड़ते हैं तो दादाजी का मास अपने ग्रैंडसन से 3 गुना ज़्यादा है, तो 3 गुना मोशन इनमें है, यानी मोमेंटम इस आदमी में इस आदमी से 3 गुना ज़्यादा है। दोनों सेम स्पीड से दौड़ रहे हैं, इसलिए सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अंधेरा था, जिस रास्ते पे जा रहे थे वो भी अननोन था। ये बात, आगे कोई खड्डा आ गया, लाइटें थी नहीं, खड्डे को देखकर ब्रेक लगाने पड़ेंगे पोते को। ये जो ग्रैंडसन है इसका मोमेंटम ज़्यादा नहीं है, देखो इसको रोकना पड़ेगा अपने आप को, तब ये गड्ढे में गिरने से बच सकता है। रोकने के लिए क्या करेगा, इसको एक्सटर्नल फोर्स चाहिए मोमेंटम को चेंज करने के लिए। ये चीज़ें आपको बाद में क्लियर होती जाएंगी, मैं करवाऊंगा, बट अभी एक बार ये जान लें कि रोकने के लिए अपनी टांगों के ज़रिए हम फ्लोर को धकेलते हैं, यानी ग्राउंड को धकेलते हैं, और ग्राउंड फिर हमें पीछे की तरफ धकेलता है, ब्रेक लगते हैं, हम रुकते हैं। थोड़ी सी और भी बातें हैं, बट इतने से हमारे को काम चलेगा। और टांगों से, यानी अपने जो हमारी लेग्स की मसल वगैरह के जिसके ज़रिए भी हम फोर्स लगाएंगे ग्राउंड के ऊपर, तो उसमें जो ताकत है टांगों में, तो ताकत शायद जो कम मास का जो ये जो लड़का है इसके तो फिर भी टांगों में कुछ मसल्स में कुछ ज़्यादा ताकत होगी, इस बड़ी उम्र के आदमी के मसल्स में तो इतनी ताकत होगी भी नहीं। फिर भी अगर मैं बराबर मान लूँ तो मसल्स के ज़रिए, टांगों के ज़रिए जिस प्रकार से भी फोर्स टांगें लगाएंगी ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड को ये आदमी अपनी टांगों से धकेलेगा थोड़ा आगे की तरफ, ग्राउंड इस बंदे को पीछे की तरफ धकेलेगा, ग्राउंड इस पे फोर्स लगाएगा, लेकिन ग्राउंड इस पे उतना ही फोर्स लगाएगा जितना ये लड़का ग्राउंड पे फोर्स लगाएगा। एक्शन टू एवरी फोर्स ऑफ एक्शन इक्वल एंड एज अपोजिट फोर्स ऑफ रिएक्शन, तो वो बात आपको मालूम भी है। तो इसको शायद ऐसा हो कि रुकने के लिए जितना फोर्स चाहिए उतने फोर्स को ये टाइम के रहते रहते, यानी जैसे गड्ढा देखेगा, सपोज ये यहाँ पर आ गया था, गड्ढा इसको दिख गया है, तो यहाँ से यहाँ तक दौड़ते दौड़ते शायद इसको गड्ढे में गिरने से रुकने के लिए जो फोर्स चाहिए वो फोर्स मिल गया, और ये लड़का रुक जाएगा, और रुकते ही बोलेगा दादाजी गड्ढा है आप रुकना। दादाजी भी तब तक यहाँ पर आ गए थे, लेकिन दादाजी को रुकने के लिए उतने ही टाइम में, अब दादाजी को रुकने के लिए दादाजी का मोमेंटम 3 गुना है, दादाजी का मोमेंटम 3 गुना है, तो रुकने के लिए 3 गुना फोर्स चाहिए। और 3 गुना फोर्स मसल से, उन्हीं मसल से, वैसी मसल इसकी हैं वैसी इनकी हैं, तो उतना फोर्स मिल नहीं पाएगा, तो दादाजी रुक नहीं पाएंगे और ये गड्ढे में गिर जाएंगे। बट मैंने ये एग्जाम्पल के ज़रिए आपको क्या सिखाना है, अगर ऐसा होता, ये लड़का आगे नहीं होता और इस बड़ी उम्र के आदमी के पास कोई टॉर्च भी होती या स्ट्रीट लाइट्स भी होती, तो गड्ढा अगर इनको पहले से दिख जाता, यानी बिल्कुल यहाँ पहुँचने के बाद गड्ढा दिखा, तब तक जितनी मस्कुलर फोर्स के ज़रिए ये ग्राउंड को धकेल के और ग्राउंड से अपने ऊपर फोर्स एक्ट करवा के रुक लेते, उतने टाइम में ये नहीं रुक पाए, और फोर्स जितना रुकने के लिए जितने टाइम में ये लड़का रुकता है उतने टाइम में इन दादाजी ने भी रुकना था, और 3 गुना फोर्स चाहिए था, उतना फोर्स नहीं मिल पाया इनको, तो ये रुक नहीं पाए और गड्ढे में जा गिरे। लेकिन मैं जो बात बताना चाहता हूँ वो ये कि अगर ये लड़का इनके आगे नहीं होता और गड्ढा पहले दिख जाता, तो इनको पहले से गड्ढा दिख गया, इसका मतलब वो पहले से ब्रेक लगा लेते, यानी रुकने का इनको टाइम मिल जाता। मोमेंटम में तो बराबर चेंज होना है, सेम जितना इसका मोमेंटम चेंज होगा रुकने में, उससे 3 गुना इनका होगा, लेकिन 3 गुना मोमेंटम में चेंज होने के बावजूद भी सेम फोर्स से रुक सकते थे अगर टाइम ज़्यादा मिल जाता तो फोर्स और जो चेंज इन मोशन में जो कनेक्शन है उसमें टाइम का भी बड़ा रोल है। और भी बहुत एग्जांपल्स हैं,
अभी और देने वाला भी हूँ। तो अगर देखें आप तो थोड़ा रिलेट कर सकते हैं कि अगर मोमेंटम में सेम चेंज है, फिर भी अगर मोमेंटम में चेंज करने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाता है तो कम फोर्स के ज़रिए मोमेंटम चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के ज़रिए यहाँ से अगर आप नहीं समझते हैं तो कोई और एग्जाम्पल भी, वैसे क्लियर है, मोमेंटम में 3 गुना चेंज था, लेकिन 3 गुना चेंज भी सेम फोर्स से हो जाता अगर इनको 3 गुना ज़्यादा टाइम मिल जाता। यानी इनको यहाँ जाने के बाद गड्ढा दिखने के बजाय पहले से ही दिख जाता, लड़का सामने नहीं होता, स्ट्रीट लाइट जली होती या इस बड़ी उम्र के आदमी के हाथ में टॉर्च होती, तो पहले से ही अगर देख लेते तो टाइम ज़्यादा मिल जाता। तो टाइम ज़्यादा मिल जाता तो कम फोर्स लगा कर भी मोमेंटम में उतना ही चेंज कर लेते। यानी ज़्यादा टाइम से ज़्यादा टाइम अगर हमें मिल जाए मोमेंटम को चेंज करने के लिए तो कम फोर्स लगा कर भी मोमेंटम को चेंज किया जा सकता है। एक एग्जांपल और दे देते हैं, ऐसा ही है बिल्कुल। अगर कोई हमारे पास वी आर मूविंग इन आवर कार, हम अपनी कार में मूव कर रहे हैं, कार का मास कितना लगा लें आप, 1000 kg लगा लीजिए। चलो 1000 kg की हमारी कार है और हमारी कार के आगे कोई एकदम से कोई ऑब्स्टेकल आता है, कोई बाधा आती है, तो कार को रोकेगा कौन? टायर्स और रोड के बीच जो फ्रिक्शन है, अल्टीमेटली फ्रिक्शन, सड़क ने जो टायर के ऊपर बाहर से जो फोर्स लगाना है वो फ्रिक्शनल फोर्स है। वो फ्रिक्शनल फोर्स ही टायरों के ऊपर ब्रेक लगाएगा। जो भी मैकेनिज्म है उसमें मेन बात ही आनी है, फिर ये कार रुकेगी, स्लो डाउन होगी, फिर रुकेगी। अगर कुछ दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट कार के सामने आता है, कार का मास मैंने लिख दिया, इतना मास सपोज है, सपोज कार इज़ मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये कार किसी सड़क पे जा रही है। यहाँ कोई ऑब्स्टेकल है, कार को रुकने के लिए पहले जितना टाइम चाहिए, मोमेंटम में चेंज कार का कितना होना है, मास इनटू इसको 100 किलोमीटर पर आवर को आप ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लें या ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके मोमेंटम की मैग्नीट्यूड आ गई, कार रुक जाएगी और शायद ऑब्स्टेकल से टकराने से पहले कार रुक भी जाए। लेकिन देखें ज़रा, अगर ये कार के बजाय कोई ट्रेन होती और ट्रेन में सपोज अगर 20 कोचेज़ होते, 20, तो 20 और प्रत्येक कोच का मास 1000 kg भी नहीं होगा, एक कोच का मास ही लगभग 10,000 kg हो जाएगा। अगर 20 डब्बे हैं ट्रेन में और एक डब्बे का मास है कार से 10 गुना ज़्यादा, तो सेम स्पीड से अगर ट्रेन जा रही है तो कितने गुना ज़्यादा मोमेंटम हो गया ट्रेन का? 200 टाइम्स ग्रेटर। तो 200 टाइम्स ग्रेटर ट्रेन का मोमेंटम है। अगर जितने टाइम में कार रुकती है उतने ही टाइम में अगर ट्रेन को भी रोकना है तो 200 टाइम्स फोर्स ज़्यादा चाहिए। लेकिन फोर्स तो अगेन पहियों और पटड़ी के बीच में जो रेल्स हैं, रेल्स और जो व्हील्स ऑफ द रेल कार्ट्स हैं, रेल की जो कार्ट्स हैं उनके व्हील्स और जो रेलवे ट्रैक है उनके बीच फ्रिक्शन का फोर्स ही ट्रेन के चलने को बाधित करेगा, ब्रेक लगाएगा और ट्रेन रुकेगी। और वो फ्रिक्शन भी उतना ज़्यादा नहीं है, बल्कि टायर और रोड सिस्टम में तो हो सकता है फ्रिक्शन ज़्यादा हो, तो फिर भी अगर मैं बराबर भी मान लूँ तो उतने ही फ्रिक्शन के फोर्स ने कार को रोक दिया था जितने टाइम में, उतने ही फ्रिक्शन का फोर्स तो ट्रेन को रोकने के लिए, ट्रेन का मोमेंटम कितना है 200 गुना ज़्यादा, तो 200 गुना ज़्यादा टाइम लेगा। उतने टाइम में ट्रेन रुक नहीं पाएगी और ट्रेन इससे टकरा जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ट्रेन को रोकने के लिए अच्छा खासा टाइम देना चाहेंगे, इसलिए ट्रेन के लिए हम फाटक भी बनाते हैं। ट्रेन अगर जा रही है तो हमें मालूम है मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, उतने मोमेंटम को एकदम से चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए, उतना फोर्स नहीं बन पाएगा एक्सटर्नल फोर्स, एक लिमिट तो होगी कि फोर्स किस प्रकार से जनरेट होगा उसकी। तो मैक्सिमम फोर्स जो रेलवे ट्रैक ट्रेन को प्रोवाइड कर सकती थी वो नहीं हो पाएगा। 200 गुना जो कार को रोकने के लिए चाहिए उससे 200 टाइम्स ग्रेटर। तो इसलिए क्या कर देते हैं, ट्रेन को रुकने के लिए टाइम 200 टाइम ज़्यादा दे देते हैं।
200 टाइम्स ज़्यादा टाइम देने से ट्रेन भी उतना फोर्स लगा के ही रुक जाएगी जितना फोर्स लगा के कार रुक जाती है। फोर्स कार लगा के रुकती है ऐसा बोल देते हैं, रोकेगा तो फ्लोर ही, और रोकेगा तो इसको रेल की जो पटड़ियाँ हैं, जो रेलवे ट्रैक्स हैं, तो रेल्स हैं वही इसको रोकेंगी। बट आई थिंक इट इज़ क्लियर। और भी बहुत सारे इस प्रकार के एग्जाम्पल हैं। जैसे वो एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है, आप मान लिया किसी आप यू आर प्लेइंग क्रिकेट और आप किसी बॉल को कोई तेज़ गति से कोई बॉल आपकी तरफ किसी बैट्समैन ने प्ले की है और आपने उसको कैच करना है, उसको पकड़ना है। एकदम से आप उसको पकड़ते हो, बॉल का जितना भी मोमेंटम है एकदम से आपने जीरो कर दिया। एकदम से मतलब बहुत कम टाइम लगाया, और बहुत कम टाइम लगाकर उसने मोमेंटम को आप चेंज करते हो, आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, आपको चोट लगेगी। और उसी बॉल को पकड़ते वक्त अगर अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचते हो तो आपने रोकने के लिए टाइम इंक्रीज़ कर दिया, और रोकने के लिए टाइम इंक्रीज़ कर दिया तो आपको मालूम आपको चोट भी कम लगती है, यानी आपने कम फोर्स लगाया। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर फ्रॉम दीज एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ मैंने करके नहीं बताई, लेकिन जिस प्रकार से एग्जाम्पल में बताई हैं वो करने जैसी बात है। मैंने अभी एक चीज़ स्पष्ट की कि अगर मोमेंटम में ज़्यादा चेंज करना है तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ये तो पहले ही क्लियर हो गई थी। लेकिन जो दूसरी चीज़ अभी इन एग्जाम्पल से क्लियर मैंने करनी चाहिए वो ये कि अगर हम ज़्यादा टाइम लें मोमेंटम को चेंज करने के लिए तो हमें कम फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। मोमेंटम में चेंज सेम है, इसका मतलब जो फोर्स लगाएंगे वो उतना ही ज़्यादा होगा जितना मोमेंटम में चेंज ज़्यादा करना पड़ेगा, और उतना ही कम होगा जितना टाइम आप ज़्यादा ले लेंगे। यानी कहने का अभिप्राय ये हुआ, अभी तो मैं मैग्नीट्यूड की बात किया हूँ, डायरेक्शन की बात भी कर लूँगा। तो अभी मैं ये बोलूँ कि जो मोमेंटम में चेंज करना था डेल्टा पी, जितना मोमेंटम में चेंज करना था हमने, मोमेंटम में चेंज वेक्टर की द चेंज इन मोमेंटम वेक्टर, उसकी मैग्नीट्यूड को मैं ऐसे लिखूँगा। तो चेंज इन मोमेंटम वेक्टर की मैग्नीट्यूड जितनी ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा फोर्स चाहिए, और जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ही कम फोर्स चाहिए। तो हम फोर्स कितना चाहिए कितने मोमेंटम में चेंज करने के लिए, उसके बीच में एक रिलेशन हमने ऑब्टेन कर लिए। हालांकि मैं हमने कहकर बोल रहा हूँ, एक्चुअली द वे न्यूटन अराइव्ड एट दिस कंक्लूजन, न्यूटन जिस प्रकार से इस कंक्लूजन पे पहुँचे थे, उन्होंने जिस भी ढंग से लिखा उस ढंग को हमने थोड़ा चेंज करके लिख दिया है, लेकिन बात वो यही है। यानी द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द मोमेंटम is related to the change in momentum by this way. And what is this? Delta p divided by time taken, that is the rate of change of linear momentum. So the rate of change, इसको मैं यूँ भी बोल सकता हूँ, the rate of change of linear momentum, ऐसा लिख दूँ चाहे, या ऐसे लिख देता हूँ मैं, the rate of change of linear momentum is directly proportional to the force, external force, unbalanced force imposed upon the body. किसी बॉडी की मोमेंटम में रेट ऑफ चेंज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उस पे लगाए गए एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जिस प्रकार की बात न्यूटन साहब ने सर्च की थी इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर के ज़रिए, जो भी वर्डिंग जिन्होंने यूज़ की थी उनको हमने इस ढंग से आपको बताना था, वो बताया है। अभी एक बात इसमें और भी बचती है, क्या मोमेंटम में चेंज उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाता है। अगर इस एक्टिविटी को आप अपने आप से सोच के देखें तो बहुत आसानी से आपको ये समझ में आ जाने वाली है। एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं ये बताऊं जिससे ये भी बात आप अच्छे से समझ जाएं कि अगर कोई यू आर प्लेइंग द गेम ऑफ क्रिकेट, एम मास की बॉल इधर वी वेलोसिटी से जा रही है, तो इसका इनिशियल मोमेंटम वेक्टर कितना हुआ, m इंटू वी वैक्टर। आई टोल्ड यू मोमेंटम इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। और ये सामने कोई बैट्समैन है जिसका ये बैट है, और बैट्समैन ने बॉल को इधर प्ले कर दिया और स्पीड रखी बाय द वे सेम, मास तो सेम है ही है। बॉल जब इन्होंने इधर प्ले की तो वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, स्पीड सेम रखी, सिर्फ डायरेक्शन को अपोजिट किया है। तो फाइनल मोमेंटम वेक्टर कितना होगा, माइनस m इंटू वी वैक्टर होगा। इनिशियल मोमेंटम वेक्टर बॉल का कितना था, m इंटू वी वैक्टर था। फाइनल मोमेंटम वेक्टर बॉल का कितना होगा, माइनस m इंटू वी वैक्टर होगा। तो चेंज इन मोमेंटम वेक्टर देख लें,
change in momentum vector delta p vector, that is final momentum vector minus initial momentum vector, and that is equal to, you subtract from this that, you will get minus 2 into m into v. What does this minus sign shows? मोमेंटम में चेंज किधर हुआ? v वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में. आई मे राइट इट लाइक दैट ऑल्सो. तो मोमेंटम में चेंज इस प्रकार बॉल गई बैट की तरफ, बैट ने इसको इधर प्ले कर दिया बैट्समैन ने, तो मोमेंटम में चेंज किधर हुआ? इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में. एंड यू नो इट वेरी वेल, अगर इधर से कोई बॉल आ रही है तो आपने उसका मोमेंटम इधर चेंज करना है, यानी बॉल को इधर प्ले करना है. आप इधर ही उस पर फोर्स लगाते हो, ये नहीं कि इधर फोर्स लगाओगे तो मोमेंटम इधर चेंज होगा. ये मैंने सिंपल एक्टिविटी के जरिए आपको बताना चाहा. और भी इसमें और डायरेक्शन की बात भी आ सकती है, वो हम अभी कुछ देर में करेंगे. बट वन थिंग इज क्लियर कि मोमेंटम में चेंज किस डायरेक्शन में होगा? मोमेंटम में चेंज उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगेगा. तो अगर मैं इन सारी बातों को मिला दूं तो मैं यहाँ से ये सिर्फ मैग्नीट्यूड्स के बीच जो रिलेशनशिप थी, ये मैंने इधर ये मैं लिखना भूल गया था. फोर्स की मैग्नीट्यूड को रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की मैग्नीट्यूड से मैंने रिलेट किया था. बट नाउ वी हैव ऑब्टेन्ड द रिलेशनशिप बिटवीन द डायरेक्शंस एज वेल. सो आई विल कंप्लीट द थिंग दैट फोर्स imposed upon a body will bring about the change in the momentum, and what the relationship will be, the rate of change of momentum of the body will be directly proportional to the force imposed upon it, external imbalanced force imposed upon it. Rate of change of momentum, time rate of change of momentum of a body is directly proportional to the external force applied upon the body, and the momentum vector changes in the direction of the applied force. और मोमेंटम चेंज भी किधर होता है? उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है. दिस इज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. चाहे इसको ऐसे लिख लें चाहे इसको ऐसे लिख लें, बट टेक केयर, हियर वी हैव टेकन एवरेज रेट ऑफ चेंज. तो इससे जो फोर्स आएगा ये एवरेज फोर्स आएगा. तो अभी जो मैंने जिस ढंग से लिखा है उसको मैं एक बार और अच्छे से करेक्ट करके बोल दूं. तो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी is directly proportional to the average force imposed upon it, and the change in momentum will take place in the direction of the imposed force. अगर मैं डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर दूँ, ये कैलकुलस आप सीख चुके हैं, तो इंस्टेंटेनियस फोर्स और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बीच भी रिलेशनशिप आ जाने वाली है. इंस्टेंटेनियस फोर्स एक्सर्टेड अपॉन ए बॉडी, it will produce some change in momentum, and instantaneous rate of change of momentum will be directly proportional to the. ये एक ही बात है, इसको मैं इस ढंग से लिख देता हूँ. So this what I have written here on this board, it is Newton's second law of motion. तो ये Newton's second law of motion को मैंने कुछ एक्टिविटीज़ करने की एक्टिंग के जरिए आपको बताने की कोशिश की है, और शायद आपको ये समझ में आ भी गई होगी. तो ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन किस प्रकार से मैंने आपको समझाया, जैसे न्यूटन ने डेवलप किया था, थोड़ा लैंग्वेज को चेंज करके मैंने आपको बता दिया है. बट ये हो गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी is directly proportional to the external force exerted upon the body, and momentum vector changes in the direction of the external force. Although I use the word body or object, लेकिन अगर मैं इसको ठीक से करेक्ट करूँ तो एक पार्टिकल के लिए है. बॉडी या सिस्टम ऑफ पार्टिकल से रिलेटेड जो और बातें होंगी वो बाद में हम डिस्कस करेंगे. सो अगर मैं इसको ठीक से करेक्ट कर दूँ तो ये बोलूँगा, क्योंकि एग्जाम्पल में मुझे ऑब्जेक्ट्स और बॉडीज़ ही लेने थे. The rate of change of linear momentum of a particle is directly proportional to the external force exerted upon the particle, and the momentum of the particle changes in the direction of the external force applied upon the particle. इसको थोड़ा सा और अभी हम ठीक कर लेते हैं. ठीक तो है, थोड़ा सा और इससे हम आगे कुछ काम कर लेते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट ऐसी एक्सप्रेशन है, ऐसी रिलेशनशिप है जिसमें फोर्स किसी मेजरेबल क्वांटिटी के फॉर्म में हमारे सामने आया है. तो इस प्रोपोर्शनलिटी के ज़रिए हम फोर्स का मेजरमेंट जानेंगे. तो यहाँ पर इस इक्वेशन को मैं, इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर इक्वेशन में कन्वर्ट कर देता हूँ
तो ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम अपनी मनमर्जी से कोई वैल्यू देकर फोर्स का मेजरमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के मेजरमेंट से ड्राइव कर सकते हैं. सो वी selected, we arbitrarily chosen the value of this constant to be 1 and dimensionless 1. तो यहाँ से फोर्स वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम वेक्टर में रेट ऑफ चेंज के बीच ये रिलेशनशिप बन जाती है. सो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के जरिए हम फोर्स के क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के बारे में भी सीख जाते हैं बहुत अच्छे से, और साथ में सृष्टि में होने वाली घटनाएं किस प्रकार से आकार लेती होंगी, कैसे मोशन में चेंज होता होगा. मोशन के चेंज को क्वांटिटेटिवली भी हमने समझ लिया है और फोर्स का भी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हमने समझ लिया है. अभी थोड़ी सी बात और भी बचती है, वो भी मैं कंप्लीट कर लेता हूँ. देन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन विल बी ओवर. वो जो बची हुई बात है वो ये कि अगर मैं मोमेंटम को लिख देता हूँ जैसे हमने मोमेंटम को अभी बनाया था, दैट इज इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी वेक्टर. देन इफ मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, मास ऑफ ए पार्टिकल इज कांस्टेंट. मास ऑफ ए पार्टिकल कांस्टेंट है या नहीं है, इससे रिलेटेड बातें बाद में आपको पता चलेंगी. वेरिएबल मास सिस्टम का मीनिंग क्या है. अगर कोई पार्टिकल वेरी हाई स्पीड से मूव करता है तो उसके मास को हम, वेरी हाई स्पीड मीन्स रिलेटिविस्टिक स्पीड मीन्स इफ़ इट गोज़, उसकी स्पीड बढ़ती हुई इतनी हो जाती है कि बाय द वे उसकी स्पीड लाइट की स्पीड को अप्रोच करने लगती है, तो फिर मास वेरिएबल हो जाता है भाई. वो बातें आपको बाद में समझ में आएंगी. तो फिलहाल तो इसको मान के चलें, अगर मास कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से मास हम बाहर निकाल लेंगे, तो फोर्स वेक्टर विल बी इक्वल टू मास इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एंड यू नो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलेरेशन. सो फोर्स एंड एक्सेलेरेशन ऑफ ए बॉडी ऑफ कांस्टेंट मास आर रिलेटेड बाय दिस एक्सप्रेशन. न्यूटन के सेकंड लॉ को बल्कि कई बार हम समझते ही इस फॉर्म में हैं, क्या जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे बॉडी में उतना ज़्यादा एक्सेलेरेशन होगा, और बॉडी का अगर मास ज़्यादा हुआ तो एक्सेलेरेशन सेम फोर्स से कम होगा, और मास कम है तो एक्सेलेरेशन ज़्यादा होगा. तो न्यूटन सेकंड लॉ को कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, क्या एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी is directly proportional to the force, external force imposed upon it, and inversely proportional to the mass of the body. इस प्रकार से भी लिख देते हैं, बट दिस इज़ बेटर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट. मोमेंटम के ज़रिए समझें तो बेटर है. ये कंडीशनल है जब मास कांस्टेंट हो, अदरवाइज़ ये फिर वैलिड नहीं है. वेरिएबल मास में ये वैलिड नहीं है. ये बेटर वे है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को लर्न करने का. यहाँ से हम फोर्स की ऐसा यूनिट भी लिख सकते हैं आसानी से. अगर 1 kg का कोई ऑब्जेक्ट है और उस 1 kg के ऑब्जेक्ट में कोई फोर्स 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस कर देता है, तो जो फोर्स ऐसा करेगा वो फोर्स की एसआई यूनिट कहलाएगी. और न्यूटन साहब के सम्मान में फोर्स की एसआई यूनिट को 1 न्यूटन बोलते हैं. सो 1 न्यूटन इज़ दैट फोर्स विच विल प्रोड्यूस एन एक्सेलेरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg. या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं, 1 न्यूटन फोर्स इज़ दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस ए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ 1 kg मीटर पर सेकंड. देखो मोमेंटम की ऐसा यूनिट क्या है, यहाँ पर देखें kg इंटू मीटर पर सेकंड. सो अगेन आई टेल यू, 1 न्यूटन फोर्स इज़ दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस ए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन ए बॉडी एट ए रेट ऑफ 1 kg मीटर पर सेकंड, यानी 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ऐसे फोर्स को 1 न्यूटन कहेंगे. बट ऐसा बोलने से ज़्यादा समझ में आने वाली बात होती है, ऐसे बोलने से बात इतनी क्लियर सी नहीं होती है. सो आई टोल्ड यू अबाउट द फोर्स, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ फोर्स, मोशन में चेंज कैसे होगा, मोशन की अमाउंट को किस प्रकार से हम समझे, वो सारी बातें, और मोशन की अमाउंट को हमने वेक्टर क्वांटिटी के रूप में ही कंसीडर करना है,
वो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ आई टोल्ड यू, आई इनेबल्ड यू हाउ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैम। ये जो लॉ मैं आपको बता रहा हूँ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंटल लॉज हैं। ये कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन का रूप नहीं है, किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, डेरिवेशन से ये नहीं बने हैं। इंडिपेंडेंटली एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए न्यूटन की ऑब्जर्वेशन, साथ में अपने जो कुशागर बुद्धि, उसकी इंक्वायरिंग माइंड था, चीज़ों को एनालाइज ठीक से एनालाइज करने की बुद्धि का प्रयोग करके जो कंक्लूज़न निकाले और जो हमारे सामने हैं वो मैंने आपको बताए। जो हमारे सामने आए वो हमने आपको बताए। लास्ट, दैट इज़ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो पहले से आपको बता रखा है। टू एवरी फोर्स ऑफ एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑफ रिएक्शन। थोड़ा और बोलता हूँ, पहले तो ये बोलूँ कि फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। फोर्सेस हमेशा पेयर्स में ही एग्जिस्ट करते हैं। कोई बॉडी ए, ये कोई बॉडी बी है, अगर बॉडी ए बॉडी बी पर कोई फोर्स लगाती है, इसको कहते हैं हम सपोज एक्शन, तो बॉडी बी भी बॉडी ए पर फोर्स लगाएगी ही लगाएगी, और ये इस फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट होगा। टू एवरी फोर्स ऑफ एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑफ रिएक्शन। जब भी कोई एक्शन का फोर्स कोई बॉडी, सपोज बॉडी ए बॉडी बी पर लगाएगी, तो बॉडी बी भी बॉडी ए पर उतना ही बट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। सो दैट इज़ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आई टोल्ड यू ऑल द लॉज ऑफ मोशन, बट वन थिंग आई विल मेक यू क्लियर इन नेक्स्ट लेक्चर कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यूनिवर्सल नहीं है। ये इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में ही लगते हैं, यानी अनएक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम में ही लगते हैं। रेफरेंस फ्रेम का एक क्या चक्कर है, एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्यों वैलिड नहीं होते हैं, क्या कुछ करना पड़ेगा कि हम उनमें भी कुछ करके कुछ कैलकुलेशंस कर सकें, ये मैं अगले लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ। सो दैट इज़ ऑल अबाउट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को ही हमने अभी लर्न करना है, लर्न किया है, अभी तो बहुत कुछ जानना है, कैसे इनको यूज करके हम प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे, मोशन के चेंजेस को कैसे समझेंगे, ये तो अभी हमने काफ़ी कुछ लर्न करना है।